आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ में शामिल 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद भले ही दौड़ को स्थगित कर दिया गया है। जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों में पलामू के छतरपुर के अरुण कुमार भी थे, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो अस्पताल में भर्ती होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि 28 अगस्त को वे दौड़ में शामिल थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। काफी देर तक मदद की गुहार लगाने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली और काफी देर मेदिनीनगर एसएच हॉस्पिटल में वे भर्ती भी रहे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुनिए व्यवस्था की पोल खोलती मौत से पहले अरुण का वो बयान। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं पलामू का रहने वाला हूँ। मैं उत्पाद सिपाही के लिए अप्लाई किया था और मेरा डेट था 28 अगस्त 2024। मैं दौड़ने के लिए गया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फर्स्ट मिनट में अपना पैर रखा, लेकिन सेकेंड मिनट में अपना पैर नहीं रखा क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वहाँ पे इतना कि नहीं कि हमने अभी पास कर लिया था, अभी बचल था मेरा पास 1 मिनट, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। अब हम फिर कोई अधिकारी ने बोला कि आप आगे तक जाना है, तो हम वहाँ तक भी गए हैं, ठीक है, लेकिन हम बैठ के गए हैं। तो इसके बाद हुआ कि हमको बेहोशी टाइप का लगने लगा। हम बहुत देर तक चिल्लाने टुटाने लगे, आधा घंटा तक हम ऐसा रहे। कोई अधिकारी नहीं हमको मदद करने आया। हम सबको बोल रहे हैं, अरे भाई हमको बचा लो, कोई तक नहीं आया। तो अरुण का ये वायरल वीडियो ये बता रहा है कि कोई भी इंतजाम वहां पर नहीं था और मदद की गुहार लगाने के बाद भी खुद अरुण ये कह रहे हैं कि किसी ने उनकी मदद नहीं की। बड़ी खबर है गिरिडीह से, जहां अनाज की कालाबाजारी के मामले में सीबीआई ने दबिश दी है। एक नहीं 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सरिया स्थित गोदाम संचालक रामजी पांडे के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और उनके परिवार से भी पूछताछ की है। रामजी पांडे पर अनाज गबन का आरोप है। यहां छापेमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं पता चल पाया है कि यहां से सीबीआई अपने साथ क्या क्या लेकर गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि सीबीआई की टीम ने कुछ कैश भी बरामद किए हैं। तो गिरिडीह के सरिया में अनाज गोदाम संचालक रामजी पांडे के यहां सीबीआई की छापेमारी खत्म हो गई और इधर पांडे डीह में पीआईजी अनाज गोदाम संचालक संजय शर्मा के भी छापेमारी की खबर है उनके यहां। हालांकि आधिकारिक तौर पर पूरा एक दाना माल नहीं हो पाई है। दिल्ली से टीम आया था, पूरा जीरो करके गया। अभी तो सब खाना माल स्टार्ट हुआ। की गाड़ी वगैरह पहुंची थी क्या? नहीं, ऐसा तो हम लोग तो 7 बजे आए हुए हैं, हम लोग नजर में तो नहीं देखे हैं। आपको नहीं पता है? नहीं पता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रालेश्वर प्रसाद। आप कब से यहाँ पे हैं? हो गया करीब 2-2.5 साल। नहीं, आज से कब से ड्यूटी है? हमारा 8 बजे ड्यूटी। 8 बजे से हैं। तो यहाँ पे कोई छापेमारी हुई, कोई जांच पड़ताल हुई, कोई अधिकारी आए थे? आपने नहीं देखा है? तो अनाज की कालाबाजारी से ये जुड़ा हुआ मामला है। गिरिडीह से ये बड़ी खबर, रामजी पांडे के यहाँ छापेमारी खत्म हो गई है, लेकिन अब ऐसे में कौन से दस्तावेज वहां से बरामद किए गए, ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है। तो गिरिडीह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन गोडाउन पर जहां पर दबिश सीबीआई ने दी है। उन सभी गोदाम संचालक के यहाँ छापा मारा गया है, जिसमें रामजी पांडे के यहाँ छापेमारी खत्म हो चुकी है और क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई है, इसके बारे में भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगियों से बात करने की, ताकि पता चल पाए कि आखिर इस छापेमारी में मिला क्या। और एक साथ 2 जगहों पर सीबीआई ने दबिश दी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामजी पांडे के यहाँ रेड खत्म हो चुकी है, संजय शर्मा के यहाँ छापे की खबर है। तो 2 जगहों की तस्वीर जहां आधिकारिक तौर पर छापेमारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि छापेमारी की गई है और रेड खत्म हुई एक जगह पर, लेकिन संजय शर्मा के यहां छापे की खबर है, जहां से क्या कुछ मिला है इसके बारे में जानकारियां अभी आनी बाकी हैं। तो गिरिडीह से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें, गोदाम संचालक संजय शर्मा के यहां छापेमारी। एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। एजाज, क्या मिला है, फाइंडिंग्स क्या है? अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि सीबीआई के अधिकारियों ने क्या जब्त किए हैं, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि एक लाल कपड़े के अंदर जो मनी काउंटिंग मशीन होता है उसे आरोपी के घर अंदर ले जाया गया और ये संभावना जताई जा रही है कि
कुछ कैश बरामद किया गया है, जिसकी गिनती के लिए सीबीआई के अधिकारियों ने मशीन का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही अधिकारियों ने किसी प्रकार के इस प्रकार का इंफॉर्मेशन दिया है, ना मीडिया से मुखातिब हुए। हालांकि अब सीबीआई का जो छापेमारी है वो समाप्त हो चुका है और इनोवा कार से जो अधिकारी आए थे 7 से 8 की संख्या में, वे सभी चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के खेलगांव का नाम देश और दुनिया में काफी प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम से परिपूर्ण इस खेलगांव की पार्किंग का इस्तेमाल निर्माण के बाद से शायद अब तक नहीं हो पाया। मानसून के महीने में खेलगांव के इस विशाल पार्किंग में 20 फीट तक पानी भरा है, मतलब पूरी पार्किंग बारिश के पानी में डूबी है। और अगले महीने अक्टूबर के पहले हफ्ते में रांची को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है, जिसमें 7 देश के 300 से ज्यादा एथलीट इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो जाहिर है कि इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन इसी खेलगांव में होना है। हजारों गाड़ियां इस दौरान खेलगांव परिसर में आएंगी, लेकिन ये तमाम वाहन पार्किंग में लगने के बजाय जहां तहां नजर आएंगी। को झारखंड का गौरव कहा जाता है, लेकिन ये गौरव वास्तव में कितना गौरवशाली है, इसकी एक जो तस्वीर आपको हम दिखलाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि करोड़ों की विरासत का रख रखाव आखिर है तो कैसे। हम इस समय राजधानी रांची के खेलगांव के अंदर में हैं और खेलगांव में 9 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में बड़े बड़े यहाँ आयोजन होते हैं। जब भी कोई बड़ा खेल का टूर्नामेंट होता है, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो इसी खेलगांव के अंदर होता है। खेलगांव के निर्माण के समय यहाँ पार्किंग बनाई गई थी। ये पार्किंग कभी काम नहीं आई और आप देख सकते हैं कि मानसून के महीने में ये पूरी पार्किंग अपना वजूद खो चुकी है और ये पूरी पार्किंग इसमें बारिश के पानी में डूबी हुई है। एक बारगी जब आप इस पानी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक हौज है और हौज में पानी भरा हुआ है, लेकिन आपको हम बतला दें कि जो पानी का लेवल आपको पार्किंग में दिख रहा है, ये तकरीबन 20 फीट तक पानी भरा हुआ है। मतलब ये लंबी चौड़ी पार्किंग है जो खेलगांव के चारों तरफ फैली है और तकरीबन जो यहाँ पर जानकारी है कि 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस पार्किंग के अंदर पार्क हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पार्किंग ये डूबी है। और सिर्फ ये एक पार्किंग की तस्वीर नहीं है, एक और पार्किंग की तस्वीर आपको दिखलाते हैं। ये देखिए पार्किंग में जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से है और आप देखिए कि यहाँ पर देखिए ये पार्किंग का हाल क्या है कि यहाँ देखिए पूरी पार्किंग पानी से लबालब डूबी हुई है। और अगर यहाँ पर तकरीबन अगर आप एक खंबा डालेंगे तो डालेंगे एक खंबा, तकरीबन जान लीजिए कि 20 फीट तक ये खंबा आपको अंदर चला जाएगा। मतलब डुबाऊ पानी जो है काफ़ी ज़्यादा है और ये खतरा जो कह सकते हैं कि पार्किंग को लेकर स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। इस खेलगांव का निर्माण जो है 2011-12 में 34वें नेशनल गेम के दौरान कराया गया था और उस समय खेलगांव की जो लागत आई थी वो तकरीबन 206 करोड़ के आसपास थी शुरुआती लागत। बाद में अब बढ़कर हो गई 340 करोड़ के आसपास और जब आखिर में खेलगांव बना तो यही लागत हो गई 424 करोड़ के आसपास। 424 करोड़ के खेलगांव की पार्किंग की स्थिति क्या है वो देखने के लायक है, बेहद ही सोचने के लायक। जिस खेलगांव पर राज्य सरकार गर्व करती है, बड़े बड़े आयोजन कराती है, उस खेलगांव की पार्किंग की स्थिति वास्तव में शर्मिंदा करने वाली है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। एनजीटी की रोक के बावजूद बोकारो में धड़ल्ले से बालू का उठाव जारी है। बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में दिन रात बालू माफिया बालू का उठाव कर रहे हैं। सवाल पूछे जाने पर नवाडीह के सीईओ अवैध बालू के कारोबार की सूचना से इनकार करते हैं। ऐसे में प्रशासन के रवैये पर सवाल उठना लाजमी है। नवाडीह क्षेत्र में आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में दर्जनों ट्रैक्टर बालू के अवैध उठाव में लगे थे। यहां से बालू उठावकर भवानी, भेंडरा, सहरिया और दहारी के अलावा डुमरी क्षेत्र की तरफ जाता है। बालू उठाव में लगे ट्रैक्टर से रात भर वसूली होती है और मारपीट की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसे अवैध संचालन की कोई जानकारी नहीं है। हम लोग के यहाँ अवैध ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी नहीं है और अवैध के खिलाफ हम लगातार घूम रहे हैं। सर सूचना है कि सर 100 रुपया पर गाड़ी से वसूली की जा रही कुछ गुरुद्वारा नावाडी में। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस की चौतरफा कार्रवाई का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। किसी जमाने में आर्थिक रूप से और हथियारों के मामले में संपन्न इस उग्रवादी संगठन के सदस्य पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। इसका खुलासा राहुल गंजू के सरेंडर करने के बाद हुआ। पुलिस और एजेंसियों की चौतरफा कार्रवाई के बाद टीएसपीसी संगठन की न सिर्फ धार कमजोर हुई है बल्कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। संगठन के सक्रिय और प्रभावी सदस्यों को भी बमुश्किल ही पैसे मिल पा रहे हैं, यहां तक कि वो अपना खर्चा भी नहीं उठा पा रहे। टॉप कैटेगरी में शामिल सदस्यों को भी पैसे के लिए लेवी की वसूली करनी पड़ती है। इससे लेकर भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। घर वालों ने स्पष्ट कहा कि ये कोई आर्थिक सहायता घर में नहीं करता था। इससे जब पूछा गया कि तुम पैसे का करता क्या था जो लेवी वसूलता था, इसका कहना था कि आजकल संगठन का वर्चस्व और प्रभाव काफ़ी कम हो गया है और हम लोग लाख भी मांगते हैं तो 2000-4000 भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी कई बार तगादा करने के बाद। तो आर्थिक स्थिति संगठन की अच्छी नहीं है और कोई लेवी के स्रोत से बहुत ज़्यादा आय हो रही हो ऐसी बात नहीं है, जो इसका कॉन्फेशन था। और इसने कहा कि काफ़ी कम 2000-4000 भी बड़ी मुश्किल से कोई ठेकेदार देते थे काफ़ी डराने के बाद। तो संगठन की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। गढ़वा में लगातार कई प्रखंडों से अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी सामने आ रही है। इसके बाद डीसी ने कड़ा कदम उठाया है। रमना प्रखंड के मुखिया और पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है और उनके वित्तीय अधिकार को भी छीन लिया गया है। बावजूद इसके योजना में मनमानी और भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बरडीहा प्रखंड का है, जहां फर्जी लोगों को योग्य बताकर उनके नाम पर अबुआ आवास आवंटित कर दिया गया, जबकि जो सच में हकदार थे उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसे लेकर लोगों ने समाहरणालय जाकर डीसी से शिकायत की। आए हैं ये कि मिट्टी के घर है और हमको कभी नहीं मिलल है इंदिरा आवास। और अब 2-3 गो लइकन चेंगन हो गया तब तो रहने के लिए दिखते न होगा। तो सूची में आया है, बाकी फोटो हमको नहीं कुछ नहीं हुआ है। उन लोग 20,000 दलाल द्वारा पैसा तसलवाता है, उसके बाद इन लोग काम कैसे करवाता है। और गरीब लोग ऐसी पैसा देने नहीं पा रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर जो ऑपरेटर है दोनों पैसा के दलाल के द्वारा उनका काम कर रहा है बढ़िया। और हमारा जो गरीब लोग है जिसका कच्चा का मकान है, रहने के लिए साधन नहीं है, बारिश होता है तो इन लोग डर के मारे घर से बाहर निकल जाता है, वो सब ये लोग सब ऐसे लोग हमारे माताएं बहनें आए हैं और ये जो है सिविल उपायुक्त महोदय से हम लोग मिल करके और इसका निवारण कराने का हम लोग आए। रामगढ़ में एक नाम और 2 पहचान की वजह से लोगों को कई जगहों पर भारी परेशानी हो रही है। पुलिस से जुड़े काम के लिए उन्हें रामगढ़ जाना पड़ता है, जबकि विभागीय और प्रशासनिक काम के लिए उन्हें हजारीबाग जाना पड़ता है। ये जगह है बलसगरा, जो रामगढ़ जिले में है। यहाँ के पुलिस से जुड़े हुए काम के लिए लोग मांडू थाना जाते हैं, लेकिन विकास कार्यों को लेकर इन्हें 36 किलोमीटर दूर हजारीबाग जाना पड़ता है। ये लोग परेशान हैं और किसी एक जिले में शामिल करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। में जाते हैं तो हम लोग हजारीबाग जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता है और पुलिसिय विभाग की तरफ से जाना पड़ता है तो हमको रामगढ़ हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। मांडू से कोर्ट संबंधी रामगढ़ होता है और विकास संबंधी हजारीबाग होता है। या तो हम लोग को रामगढ़ जिला में शामिल कर दिया जाए पूर्ण रूप से या फिर हजारीबाग जिला में अगर रखना चाहते हैं तो हजारीबाग जिला में रखने के लिए थाना जो पुलिसिया विभाग कार्रवाई है वो हम लोग को बलसगरा या गिद्दी में ट्रांसफर किया जाए। आचरण प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो हमारा रामगढ़ थाना से होता है। रामगढ़ थाना के लिए कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बोलता है लोग कि नहीं ये आपका जिला पड़ता है हजारीबाग एसपी करेगा, फिर बोलता है कि रामगढ़ एसपी करेगा। हम लोग 2 जिले के पेच में फंसे हैं। लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो जिला है वो तो चेंज हो जाए या तो फिर हम लोग को थाना चेंज हो जाए। अच्छा, मतलब चाहते हैं या तो रामगढ़ जिला हो जाए पूर्ण रूप से, नहीं तो हजारीबाग पूर्ण रूप से। बिल्कुल। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 50 लाख की शराब जब्त की है। पदमा थाना क्षेत्र में शराब माफिया ने 2 कंटेनर में तहखाना बनाकर 500 कार्टन विदेशी शराब छिपा रखा था। शराब की इस बड़ी खेप को बिहार में सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने समय रहते इसे पकड़ा। कंटेनर में शराब छिपाने के लिए ऐसे तहखाने बनाए गए थे कि पुलिस को इसका पता लगने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए। खोजबीन के क्रम में हम लोग देखे कि बाहर से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन इस कंटेनर से एक बगल में जो कंटेनर है 2 कंटेनर हम लोग जब्त किए हैं, एक बड़ी कंटेनर एक छोटी कंटेनर। तो बड़ी कंटेनर में तहखाना बना के लिकर को रखा गया है और बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह रखा गया है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से खोजबीन किए तो हम लोग को लिकर मिला, जो कि उसको पलटी करके उसको कहीं और भेजने का उसका प्रोग्राम।
गढ़वा में कब्रिस्तान के नाम पर कल्याण विभाग में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। इसके विरोध में अब लोग गोलबंद होना शुरू हो गए हैं। गढ़वा में 23 कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए करीब 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन एक कब्रिस्तान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसका हिंदू समाज के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। आरोप है कि रमना प्रखंड में कब्रिस्तान नहीं बल्कि इमामबाड़ा की 3 डिसमिल जमीन, जिसे फर्जी तरीके से कब्रिस्तान की जमीन दिखाकर 16 लाख रुपयों का आवंटन करा लिया गया। हिंदू समाज के लोगों का आरोप है कि एक बड़े घोटाले के लिए ऐसा किया गया, जहां सिर्फ 2 मुसलमान परिवार के लिए कब्रिस्तान नहीं है बल्कि कब्रिस्तान दूसरी जगह है। अब इस पूरे मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी ने जांच कराने की बात कही। पहले जाने का रास्ता ही नहीं। 2 कब्रिस्तान का स्वीकृति हुआ है कल्याण विभाग द्वारा, जैसे कि एक कब्रिस्तान हाई स्कूल के पास पहले से मौजूद है जो सार्वजनिक है, और एक बाजार के अंतर्गत जैसे कि दुर्गा मंदिर से 100 मीटर अंदर कब्रिस्तान नया निर्माण होने वाला है, जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्तिगत मिली भगत से ये बन रहा है। ये अथी का मामला है, कब्रिस्तान का मामला है, जो कि बीच बाजार में मंदिर से सटे हुए है और हम लोग यहाँ इसका विरोध करते हैं। मेरा सर पहला किस्त 30,000 रुपया आया, जिसके हम प्लींथ करा दिए। चारों तरफ मेरा बाउंड्री किया हुआ है, उसके अंदर हम अबू आवास बना रहे हैं। तो जी के मुखिया और थाना प्रभारी पिछले बार जो अस्पाक आलम थे, गलत जांच रिपोर्ट बनाकर हमारे जमीन पर जबरदस्ती 44 कर दिया गया है। आप स्थल पर जाकर देख सकते हैं, मेरा चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है। ये कब्रिस्तान हमारे बाप दादा पूर्वज लोग उसमें लेटे हुए हैं, आज से नहीं। हमारा होश नहीं था, हमारा पैदाइश नहीं था, उससे पहले लेटे हुए हैं। आज का नहीं, पुराना नक्शा पुराना खतियान भी है, इसलिए समझे कि बेलवारिश था, उस पर कचरा वगैरह फेंका रहा था। उसको अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि सरकार के द्वारा जब आया है बाउंड्री के लिए, तो उसको सोच रहे हैं कि घेराबंदी कर देंगे, और घेराबंदी करने के बाद जो नियम होगा फर फतिया करने के लिए हम लोग फर फतिया करेंगे। अभी हम लोगों के संज्ञान में मामला आ चुका है, हम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं, और जांच के उपरांत यदि यह जानकारी सही मालूम हुई तो निश्चित तौर पर उस योजना को हम लोग रोकेंगे तत्काल, और उसके बाद में राजनीतिक कार्रवाई करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ही गुमला में जेएमएम कांग्रेस में सीटों का फॉर्मूला फंसता दिख रहा है। गुमला की 3 सीट में 2 पर कांग्रेस ने दावेदारी ठोक दी है, तो जेएमएम तीनों सीट पर दावा जता रहा है। इसे लेकर आने वाले दिनों में जेएमएम कांग्रेस में तकरार बढ़ सकती है। फिलहाल गुमला में तीनों सीट गुमला, बिशुनपुर और सिसई से जेएमएम के विधायक हैं। पिछले दिनों जिले में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो के सामने भी जिला कमेटी ने 2 सीट बिशुनपुर और सिसई देने की मांग की है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, वहां से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। लोगों ने डिमांड रखा है, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। जो ये हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करती है कौन सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कौन सीटों पे जेएमएम लड़ेगी, अलायंस का स्वरूप क्या होगा, वो सारे लोग डिसाइड करेंगे। और ये मैं कह सकता हूँ जो वर्कर्स से जो चीज़ें हमें मिली है, जो ज्ञापन हमें मिली है, मैं अपने अध्यक्ष को, मैं CLP अगर जब भी जो है अभी, और इंचार्ज को और शीर्ष नेतृत्व को मैं अवगत कराऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके ये हम लोग तय करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग एक दूसरे के सहयोग के साथ चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ताओं से मैं सारा फीडबैक लूँगा, और उसके बाद कहाँ हम लोग का ये गुमला, चाहे बिशुनपुर, चाहे सिसई, कहाँ हमारा मजबूत संगठन है, उसको देखते हुए हम लोग अपना निर्णय लें। सर, आप ये सीट तीनों झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और रहेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट को कौन जीतेगा भाई? रांची के नामकुम मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 5 जिले के महिलाओं और युवतियों को मैया सम्मान योजना की राशि देने वाले हैं। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी 5 जिलों से करीब 3 लाख महिलाएं इस मैदान में जुटेंगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। इस मौके पर करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। इसे लेकर शहर के कई स्कूलों को भी बंद करा दिया गया है, ताकि ट्रैफिक में स्कूल बस या फिर छात्र ना फंसें। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम को लेकर शहर के ज्यादातर निजी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। पिछले 15 दिन में ये तीसरी बार है जब बच्चों की पढ़ाई पर किसी कार्यक्रम का असर पड़ा है। इसे लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। सीपी सिंह ने कहा कि पैसा भेजना तो सीधे महिलाओं के खाते में भेज देते, इसके लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी। जितने प्राइवेट जो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हैं, जिनके बसों से
छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब स्कूल बंद करके मैया सम्मान योजना के लिए ले जाना ये कहीं से उचित नहीं। आखिर इतनी भीड़ करने की जरूरत क्या है? आखिर जिस मैया को आप देने जा रहे हैं उसके खाते में आप डायरेक्ट कर भेज दीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर सियासत जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने योजना को लेकर बीजेपी पर बौखलाहट का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर योजना को बंद कराने की कोशिश का आरोप लगाया। जनता पार्टी है जो आपके मैया सम्मान योजना को बंद करना चाहती है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं, तो ये राज्य की माताओं और बहनों को बताना भी तो होगा। स्वाभाविक तौर पे देखिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी और बौखलाहट है इस योजना को लेकर के। अभी तक 45 लाख माताओं का जो है निबंधन हो चुका है और तमाम लोगों के खाते में पैसा जा रहा है, तो हम तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली में बने झारखंड भवन को सोहराय पेंटिंग से संवारा गया है और सोहराय पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार रांची के धनंजय हैं। धनंजय बताते हैं कि पूरे 20 दिन के प्रयास के बाद झारखंड भवन को सोहराय पेंटिंग से संवारा गया है। उन्होंने कहा कि सोहराय झारखंड की लोक कला है और ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि किसी ने भी इतनी ऊंचाई पर आज तक सोहराय पेंटिंग नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि हमने 5 डिजाइन तैयार किया था, इसमें से एक को सिलेक्ट किया। कलाकार धनंजय से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन किया है। उस झारखंड भवन के अंदर जो सोहराय पेंटिंग की गई है वो पेंटिंग करने वाले कलाकार इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने उस पूरे भवन को संवारा है। यानी जब आप दिल्ली जाएंगे और झारखंड भवन में जाएंगे, उनके दीवारों की खूबसूरती को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी इंसान ने उस खूबसूरती को बनाया है सोहराय आर्ट के माध्यम से। सर, कितने दिन लगे, क्या कुछ रहा, एक बार अपना परिचय और कैसे रहा? जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं रांची का रहने वाला हूँ। जहाँ तक इस सोहराय पेंटिंग की बात है, ये झारखंड की ये पारंपरिक लोक कला है और झारखंड की एक इमारत जो भवन बन रही थी दिल्ली में, उसमें पहले से विचार था कि सोहराय पेंटिंग की जाएगी और ये मौका मुझे मिला क्योंकि मैंने झारखंड के नए हाईकोर्ट में भी काम किया था और साथ ही साथ G20 समिट के समय जो हमारे पतरातू में रिजॉर्ट बना था उसमें भी मेरी पेंटिंग्स लगी थी। तो उसी लिंक के माध्यम से मुझे ये काम मिला और जो भी राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स हैं उस भवन के निर्माण करता है, उनकी टीम ने मुझसे संपर्क किया और मुझे एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि आज तक इतने ऊंचाई से किसी ने भी सोहराय पेंटिंग नहीं बनाई है और इतनी बड़े पैमाने पे, तो मैंने इसकी परिकल्पना की, डिज़ाइन बनाया और 4-5 डिज़ाइन में से यही डिज़ाइन अप्रूव हुआ जो आज आप बिल्डिंग में देख रहे हैं। और इसके बाद में हमारी पूरी टीम 20 दिनों तक अथक मेहनत करके उस कड़ी धूप और उस ऊंचाई का सामना करके, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट उतना ऊंचाई पे काम नहीं करने का एक्सपीरियंस रखता था, उसके बावजूद सबने हिम्मत बनाया और क्योंकि ये राज्य की प्रतिष्ठा की बात थी, सबने अपना बेस्ट दिया और एक आज जो पेंटिंग बनी है उसकी चारों ओर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और आने वाले समय में ये झारखंड भवन की पहचान बनेगी। बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि झारखंड के भवन के ऊपर जिस तरीके से सोहराय पेंटिंग को बढ़ावा दिया गया है, आने वाले समय में सोहराय पेंटिंग का मान सम्मान और प्रतिष्ठा और बढ़ेगा और लोगों के बीच अच्छी पहचान बनेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।